सवाल पूछ रहा हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज मियां साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। आप वो शख्स हैं जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने झूठा और अमानत में ख़यानत करने वाला डिक्लेयर करके अब आपकी वजारत उज़्मा से आपको बाहर फेंका था। आप एक कैदी हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, जो मकर और फरेब कर कर भाग कर मुल्क से लंदन में छुपे हुए हैं। आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? सवाल हम आपसे पूछेंगे। और मियाँ साहब, आपके सवालात जो आपसे पूछने हैं उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन उनमें से चंद सवालात हम आपसे पूछेंगे। ये जो सारी आपको आजकल जमहूरियत याद आ रही है और ये इदारों का रोल नहीं होना चाहिए, ज़रा ये बताइए मियाँ साहब, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि जिस वक्त जनरल जिलानी के बूट चाट रहे थे आप वजारत लेने के लिए पंजाब के अंदर, उस वक्त आपको आइन नहीं नज़र आया था? जिस वक्त आप ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के पंजाब के वज़ीर आला बन रहे थे, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया था जमहूरियत का? चलें, आपको शुरू में मौका मिल गया, सियासत में आने का और कोई तरीका नहीं था, आपने हिस्सा ले लिया, लेकिन उसके बाद जिस वक्त आपकी ही पार्टी के वज़ीर आज़म को, मोहम्मद खान जुनेजो को, उसी मिलिट्री डिक्टेटर ने बर्खास्त किया, तो मियाँ साहब आप किसके साथ खड़े हुए थे? क्या आप अपनी जमहूरी पार्टी के साथ खड़े हुए थे या मिलिट्री डिक्टेटर के साथ खड़े हुए थे? मियाँ साहब, आप उस डिक्टेटर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होके उस डिक्टेटर से कहलवाते हैं कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। ये ज़ियाउल हक जो हैं, ये आइन की सरबलंदी के लिए बात कर रहे थे या जमहूरियत के लिए बात कर रहे थे? उसके बाद आपकी IGI बन गई, आपने पैसा तक ले लिया। पैसा लेने से आपने गुरेज नहीं किया। इलेक्शन के अंदर धांधली कराई गई, आपने खुशी खुशी वो सारी धांधली कबूल की और आप जो है वज़ीर आला पंजाब दोबारा बन गए। उसके बाद आप वज़ीर आज़म बने। इसी मुदाखलत के नतीजे में आपको उस वक्त नहीं नज़र आई। चलें, ये पुरानी बातें हुई, चलें हम इनको छोड़ देते हैं। उस वक्त आप नादान थे, अब आप राह रास्त पे आ गए। आपने उसके बाद जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया। लेकिन मियाँ साहब, ये क्या हुआ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद मुल्क में दोबारा वापस आने के बाद वो मायदा करके जो दस्तखत करके गए थे, जिसके बारे में 8 साल झूठ बोलते रहे कि मायदा नहीं हुआ, आप वापस आए और जो उस वक्त का वज़ीर आज़म था यूसुफ रज़ा गिलानी, मैं तो हैरान रह गया आपकी बातें सुन के। कमाल जैसी मुनाफकत आप करते हैं, तुम पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी ने ना की हो। आपको यूसुफ रज़ा गिलानी का दुख हो रहा था कि उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया। मियाँ साहब, आप थे वो पिटिशनर, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच गए थे उसी यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ। आप उस वक्त भी नहीं समझ में आए। चलें, उसके बाद आप समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद आपकी सियासत से आपको फारिग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आपने सारे पंजाब के अंदर, बाकी तो आप उसके अलावा मुल्क में सियासत कुछ ज़्यादा करते नहीं है, पंजाब के अंदर आप जलसे करते फिरे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और किसके खिलाफ आपको कर रहे थे वो कौन था? वो यही आर्मी चीफ थे। ये कोई नए आर्मी चीफ नहीं आए हैं। लेकिन मियाँ साहब, ये क्या हुआ कि पिछले साल जब उसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल आया असेंबली के अंदर, तो मियाँ साहब आपने अपनी पार्टी के मेंबरान को कहा कि वोट डालो जाकर। इसी जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर, अगर उन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म किए थे जिसका आप परसों दुहाई दे रहे थे लंदन में बैठ के गुजरांवाला के अवाम के सामने, तो वो वोट क्यों डाला? अच्छा चलें, उसके बाद फिर गलती हो गई जी, हम फिर माफ़ कर देते हैं आपको, फिर आप अभी भी नहीं आप सीखे थे। उसके बाद मियाँ साहब, ये जो 2 महीने पहले तक आपकी पार्टी के लोग NRO मांगते फिर रहे थे, मैं तो उन मीटिंग में होता था मियाँ साहब, मुझे तो पता है आपके कौन कौन लीडर, आपका भाई, आपके लीडरान कौन आते थे उन मुलाकातों करने के लिए। वो क्यों बैठते थे वहाँ पर? आप कहते हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मियाँ साहब, क्या हुकूमतों को कोई ज़रूरत होती है छुप कर मिलने की? क्या हमें कोई आइन में कोई चीज़ रोकती है फौज के साथ बात करने के लिए? ये बताएं, आपके कारिंदे क्यों आते थे? वो आपके लिए NRO लेने के लिए आते थे, वो अपने लिए NRO लेने के लिए आते थे। चलें जी, फिर भी आपको नहीं उस वक्त तक पता चला। उसके बाद जब आपकी वो जो ब्लैकमेलिंग किया आपने, वो ब्लैकमेलिंग भी नाकाम हो गई, उधर फैटफ के कानून भी पास हो गए, तो फिर आपने एक एलची भेजा उसी आर्मी चीफ के पास को। आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा उसने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जुल्म किया है। ये पिछले दहाई की बात नहीं, ये पिछले साल की बात नहीं, ये पिछले चंद हफ्तों की बात है।
اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایلچی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جی میرے پرانے دوست تھے تو میں ان کے بعد لوڈو کھیلنے گیا تھا اور لوڈو کھیلنے میں اتنا مزہ آیا کہ ایک ہفتے بعد پھر لوڈو کھیلنے پہنچ گئے اور گلاب جامن بھی. اچھا نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ لوڈو کھیلنے کے ساتھ مزہ آیا آرمی چیف کے ساتھ, ان کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی لوڈو پسند کرتے ہیں. آپ نے ان کو بھی میٹنگ میں بلا لیا, خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں, سارے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں. آپ نے ایلچی بھیجا تھا اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے سیاسی بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے ہر کوشش کر لی, آپ نے پارلیمان میں ان قوانین کو روکنے کے لیے جس سے ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹنگ سے بچانا تھا, فیٹف کی, آپ نے اس پر ملک کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی, آپ کو وہاں ناکامی ہوئی. آپ نے بند کمروں کے اندر ایلچی بھیج کر دیکھ لیے. جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی, جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی تو میاں صاحب پھر آپ کو جمہوریت یاد آئی. تب آپ کو یاد آیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ہے. میاں صاحب ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے, ان کا جواب آرمی چیف نے نہیں دینا, اس منافقت کا جواب آپ نے دینا ہے اور قوم آپ سے لے گی جواب. اس کے بعد انہوں نے صرف